हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि लाइव सेशंस लो तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे कि मैं आपको बोला था कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिवाइड करेंगे टू क्लासेस में। तो आज जो है ये आपकी लास्ट क्लास है एसएससी सीईटी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे आज क्लास, इसी क्लास में। एंड साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगी कल जो हम इसके पीवाईक्यू जो है वो कर लें। So let's discuss और फर्स्ट टॉपिक दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि वो ड्यूटीज, वो राइट्स जो कि आपके सिटीजन्स को बताती है कि आपको कैसे जो है अपने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से क्या करना है, चीजों को ढालना है। ठीक है, यानी कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, किस तरह के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो बनाए गए हैं सिटीजन्स के लिए। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें स्टेट के बेसिस पे हमें क्या करना है, चीजों को देखना है। दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिटी। फर्स्ट वन इज दैट इज, अगर हम इसमें देखते हैं दैट इज, अगर हम ऐड करते हैं 42 अमेंडमेंट इन 1976 ऑन द बेसिस ऑफ सवरान सिंह कमेटी रिपोर्ट। दिस अमेंडमेंट एडेड अ न्यू रिपोर्ट नेमली पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 42 अमेंडमेंट 1976 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसने दिया था ये? सवरान सिंह कमेटी रिपोर्ट ने दिया था, जो कि न्यू आया था, न्यू पार्ट इन्होंने ऐड किया था, जिसे उन्हें कहा गया था पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम स्वर्ण सिंह कमेटी को सजेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसमें 42 अमेंडमेंट इंक्लूडेड, इसमें 10 ड्यूटीज जो है वो क्या गई हैं, बताई गई हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसी ड्यूटीज हैं जो कि हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो प्रेजेंटली देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज व्हिच आर कंटेन इन आर्टिकल 51 ए। तो आर्टिकल जो है वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है। तो वो है हमारी, कितनी है, 11 है गाइस। और आर्टिकल है आर्टिकल 51 ए। तो वो कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी ऐसी ड्यूटीज हैं जो कि हर एक सिटीजन को क्या है, इंडिया के निभानी चाहिए। तो वही हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज दैट इज to abide to the Constitution and respect its deeds, ideals and institutions, the national flag and the national anthem। यानी कि हमारे जो देश का जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम, हमें क्या करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी आइडियल्स हैं, हमें क्या करना चाहिए, उनको इंक्लूड करना चाहिए अपनी जर्नी में। Next one is that is to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। यानी कि अगर आपको कोई भी फ्रीडम चाहिए, अगर अपनी लाइफ में चाहते हो फ्रीडम चाहिए, तो आपको काफी बार जो है स्ट्रगल भी क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी इंस्पिरेशन पे कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है। ठीक है, किस तरह के आइडियाज हैं आपके, जिन्होंने आपको क्या किया है, प्रभावित किया है। नेक्स्ट वन इज थर्ड, ये आपके प्रोटेक्ट के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो सॉवरेनिटी को, यूनिटी को एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। Next one is fourth, to defend the country and render national service when called upon to do so। यानी कि अगर आप चाहते हो अपने हमारी जो कंट्री है या हम उसको क्या कर सके, उसको नेशनल बेसिस पे अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, ताकि हमारी कंट्री जो है वो डेवलप हो सके। नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional and sectional diversities to renounce practices derogatory to the dignity of women। यानी कि अगर हमें देखना है, चीजों को आगे इंक्रीज करना है, ब्रदरहुड जो हम चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी ऑफ ब्रदरहुड से जो है वो आगे बढ़े हमारा इंडिया, तो ये हमें सबसे पहले देखना होगा कि उनकी लैंग्वेज क्या है, किस तरह के रिलीजियंस है, कैसे उनकी सोच है, कैसे डाइवर्सिटी है। ठीक है, में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये डिपेंड करता है हमारे वुमेन्स के ऊपर कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। कि हमारा जो कल्चर है वो कैसा है, रिच है, या किस तरह के हम हेरिटेज में जो है वो रह रहे हैं। Next one is to protect and improve the national environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures। यानी कि अगर जो भी लोग जिंदा हैं, चाहे वो एनिमल हो या फिर इंसान हो या फॉरेस्ट हो, रिवर हो, ठीक है, तो वो क्या है, डिपेंड कर रहा है आपके नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर कि हम उसे किस तरह से क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं और कैसे बचा रहे, सेफ रख रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को, नेचुरल को। Next one is to develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform। ये आपकी क्या कर रहा है, आपके साइंटिफिक चीजों को बता रहा है, ह्यूमैनिज्म को बता रहा है कि आप कितने ज्यादा जो है ह्यूमैनिटी है आपके अंदर, किस तरह की स्पिरिट है, ताकि आप क्या कर सको, इंजरी, अगर कोई भी इंजरी है तो आप उसको क्या कर सको, रिमूव कर सको। नेक्स्ट वन इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस।
अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको देखना है तो आपको क्या करना देखना पड़ेगा, सबसे पहले वायलेंस, किस बात पे ज्यादा जो है चर्चा की जा रही है। Next point is that to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to the higher levels of endeavor and achievement. यानी कि अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में इंडिविजुअल बेसिस पे जो है किसी एक्टिविटी के थ्रू आप चाहते हो कि आप जो है अचीवमेंट पा सको अपनी जिंदगी का एक हायर लेवल पे, तो ये आपके ऊपर निर्भर कर आपके एक्सीलेंस पे। ठीक है। Next one is that is it shall be the duty of every citizen of India who is a parent and guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, what because the age between the age of 6 and 14 years। यानी कि हर एक सिटीजन की, वो हमारे इंडिया के रहने वाले जो भी लोग हैं, हर एक उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो गार्डियन है, या उनके पास यानी कि उनके पास अपॉर्चुनिटी हो सके कि वो क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो है एजुकेशन दे सके अच्छी, और 6 to 14 ईयर्स तक जो एज के बच्चे हैं उनको क्या दी जाती है, फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। Next one is the additional of fundamental duties along with the exceptions to the fundamental rights limits the operation and the free enjoyment of fundamental rights। फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आपको जाननी है तो आपको देखना होगा कि उसकी क्या लिमिट्स हैं, ठीक है, किस तरीके से फ्री इंजॉयमेंट के बेसिस पे फंडामेंटल राइट्स जो है उन्हें बताए गए हैं। नेक्स्ट वन इज लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। The fundamental duties are also non-justiciable. The Constitution does not provide for their direct enforcement by the courts. Moreover, there is no legal sanction against their violation. However, the Parliament is free to enforce them by suitable legislation. यानी कि अगर आपकी फंडामेंटल ड्यूज आपको जानने हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो है जस्टिसेबल हो, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह के कोर्ट में जो है वो जा रहे हो, कैसे लीगल एक्शन ले रहे हो, अगर कोई भी अगेंस्ट में वायलेशन है तो पार्लियामेंट क्या है वो फ्री है, ताकि आप क्या कर सको, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो लेजिस्लेशन के थ्रू जो है चीजों को काम कर सको। नेक्स्ट वन इज दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है हमारे, ये डिपेंड कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। पार्लियामेंट जो होती है वो हमारे दो तीन तरह की इन्होंने बताई, दैट इज प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा। प्रेसिडेंट कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं हमारे आर्टिकल 52 to 78 में जो है in part 5th of the constitution deal with the union executive। The union executive consists of president, vice president, prime minister, council of minister and attorney general of India। President is the executive head of the state। He is the first citizen of India। यानी कि प्रेसिडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 52 to 78 एक्ट में जो है आर्टिकल्स में आते हैं। और ये 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील है जो कि आपको बताती है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के तहत हम क्या कर बनाते हैं, एक प्रेसिडेंट बनाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट कौन होता है, वो एक तरह हेड होता है हमारा किसका, स्टेट का। तो ये क्या है हमारा सिटीजन के ऊपर निर्भर कर रहा है कि इंडिया के सिटीजन जो है वो कैसे हैं। तो अगर हमें पावर्स देखनी है कि हमें पावर्स क्या है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर कर रहा है कि प्रेसिडेंट कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह के जो एडवाइस जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रहा है ताकि पार्लियामेंट जो है वो एक अच्छे से काम कर सके। तो 42 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें क्या करना है, जो भी प्रेसिडेंट हमें एडवाइस दे रहे हैं या हमें बता रहे हैं हमें कोई भी कमी, तो हमें उसी चीजों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तहत हम का वर्क कर सके। नेक्स्ट वन इज दैट इज राज्यसभा। राज्यसभा जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, राज्यसभा क्या है, आपका अपर हाउस है पार्लियामेंट का, जो कि फर्स्ट सिटिंग ऑफ द राज्यसभा वाज हेल्ड ऑन 3 अप्रैल 1952। तो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज फर्स्ट सिटिंग ऑफ द राज्यसभा कब हुई थी, दैट इज 3 अप्रैल 1952। मैक्सिमम चीजें जो अगर हम उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं राज्यसभा की, दैट इज 250, आउट ऑफ दिस 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। आर्टिकल 80। Currently, the strength of the Rajya Sabha is 245. Of these, 220, 233 members are elected from states and union territories, and 12 are nominated members। यानी कि कितनी स्ट्रेंथ है किसकी, राज्यसभा की, कितने ज्यादा एम्प्लॉयज हैं या नॉमिनेशन है मेंबर्स की जो कि क्या कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं, इन्होंने बताया। हो सकता है वो आर्ट में एक्सपर्टाइज हो सकता है लिटरेचर में हो सकता है साइंस में हो सकता है सोशल सर्विसेज में हो। तो ये क्या कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं उनकी स्किल्स के ऊपर, उन्हें किसी तरीके से जो है उनकी स्ट्रेंथ को देखकर राज्यसभा में क्या किया जा रहा है, इलेक्ट किया जा रहा है। राज्यसभा जो है ये कॉन्टिन्यूस बॉडी है,
ये किसी भी सब्जेक्ट को नहीं देखती, ये देखती है किसका मेंबर्स जो है वर्क कर रहा है हमारा कितना टेन्योर उसका 6 years है, और 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years आर्टिकल 83 के तहत. It shares legislative powers with the Lok Sabha, except in the case of Money Bill where the Lok Sabha was overriding powers. यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो हमारे किस पे निर्भर कर रही है, लोकसभा के साथ. ये डिपेंड कर रहा है हमारे केस पे कि हमारा जो मनी का जो बिल है वो कैसा है लोकसभा का, और किस तरह की पावर्स जो है हमने क्या कर रखे हैं, प्रोवाइड कर रखे हैं. नेक्स्ट वन इज दैट इज लोकसभा यानी कि पीपल्स हाउस. लोकसभा क्या है, एक लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है. ये डिपेंड कर रहा है आपके सिटिंग के ऊपर. सिटिंग जब हम इसको देखते हैं, फर्स्ट टाइम जब सिटिंग की थी दैट इज 13 मई 1952 में. करंट लोकसभा जो है 15 कॉन्स्टिट्यूएंट लोकसभा है. 3 सेशंस है लोकसभा में हमारे, दैट इज बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन. तो गाइस इसके जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके कौन कौन से मंथ में कौन कौन सा सेशन जो है वो लाई करता है. नेक्स्ट वन इज दैट इज मेंबर्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज फिक्स्ड एट 552. आउट ऑफ दिस 530 आर फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज. So next one is that is election. The representation of the states are directly elected by the people of the states on the basis of adult suffrage. In case of Sikkim, however, its sole representative in the House of the People is elected by the member of its legislative assembly. That is Article 371F. यानी कि जब भी हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो हमारे क्या है, हमारे स्टेट के अपने अपने स्टेट के ऊपर निर्भर कर रहा है कि किस तरह के हम एडल्ट्स को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेखूबी निभा सके लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत. और जो कि हमारा आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 371F. नेक्स्ट वन इज दैट इज आर्टिकल 84. जब हम आर्टिकल 84 की बात कर रहे हैं तो वो प्रोवाइड कर रहा है, आपको बता रहा है कि किस तरह की एलिजिबिलिटी है, कैसे मेंबर्स है हमारे पार्लियामेंट में, किस तरह के सिटीजन हैं, क्या कंडीशंस रखी जाती है. तो ये डिपेंड कर रहा है आपके कंडीशंस क्या रखी जाती है गाइस, कि 25 इयर्स क्या होनी चाहिए, आप लोगों की एज होनी चाहिए फॉर द लोकसभा एंड 30 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए आपकी राज्यसभा की. तो ये आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्भर कर रहा है कि कैसे आपके पास क्वालिफिकेशन और किस तरह के आपने पार्लियामेंट में काम किया. नेक्स्ट वन इज दैट इज बिल्स. बिल्स जो है वो आपकी ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं, मनी भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं. अगर हम ऑर्डिनरी बिल्स की बात कर रहे हैं तो हम ये हमारे किसी मनी बिल के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हम अपने आसपास के लोगों को, मतलब जो भी हमारा बिल आया है वो हम कैसे इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को किस तरीके से अवेयर करवा रहे हैं. After a money bill has been passed by the Lok Sabha, it is sent to the Rajya Sabha for deliberation. The Rajya Sabha is given 14 days to make recommendation which can be accepted or not by the Lok Sabha. यानी कि जरूरी नहीं है मनी बिल जो है जो लोकसभा को दिया जा रहा है, ठीक है, या राज्यसभा जो है वो बना रहा है, तो वो 14 डेज क्या करता है, रिकमेंड करता है लोकसभा के लिए कि वो क्या हो सकता है, वो एक्सेप्ट भी हो सकता है और वो रिजेक्ट भी हो सकता है. तो ये डिपेंड कर रहा है आर्टिकल 111 पे कि वो किस तरीके से मनी बिल को क्या कर रहा है, कैन नॉट बी रिटर्न टू द हाउस बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन. ठीक है, कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, बार बार चीजों को रिकंसिडरेशन जो है वो कर रहे हैं, कैसे रिटर्न कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा. कौन कौन से स्पीकर हैं जिन्होंने क्या क्या लोकसभा में वर्क किया है. दैट इज स्पीकर जो है हमारे प्रेसिडेंट होते हैं जो कि अपॉइंट करते हैं स्पीकर को प्रो टेम पे, जो कि हमें बताते हैं कि कौन से हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं हमारे किसके हाउस के. और डिप्टी स्पीकर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से स्पीकर हैं जो कि एब्सेंस में, ताकि 8 आर्टिकल 93 क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं. और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे सीट्स हैं अगर हमें देखनी है तो क्या कौन कौन सी सीट्स होती हैं, दैट इज ड्यूल मेंबरशिप, disqualification, resignation, absence without permission for a period of 60 days, Article 101. Next one is that is G.V. Movlankar was the first Speaker of the Lok Sabha 1952 to 56. M.A. Iyengar was the first Deputy Speaker 1952 to 1956. Dr. Balram Jhakar was the longest serving Speaker 1980 to 1989. G.M.C. Bal Yogi is the first speaker to die in the office 1998 to 2002. Meera Kunwar 2009 to 2014 is the first woman speaker of the Lok Sabha. तो ये क्या है, कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे उन्होंने क्या करा है, बताया कि कौन कौन से हमारे स्पीकर्स रहे हैं लोकसभा में. नेक्स्ट पंचायत.
जब भी हम पंचायत की बात कर रहे हैं तो हमें रिमाइंड होना चाहिए कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये रिकमेंड किया था, दैट इज बलवंत राय। मिस्टर बलवंत राय मेहता, इन्होंने क्या किया, एक कमेटी जो है वो क्या करी थी, बनाई थी, जिन्होंने फर्स्ट अडॉप्ट किया था, किसने, राजस्थान ने, नागौर डिस्ट्रिक्ट थी। 2 अक्टूबर 1959 में क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पार्ट 9 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड किया गया, ताकि पंचायती राज जो है वो एक स्टेटस के थ्रू जो है इंस्टीट्यूट जो है वो क्या कर सके, वर्क कर सके। तो ये एक्ट क्या करता है, फ्री टायर सिस्टम को बताता है, जो कि लोकल गवर्नेंस क्या करती है, हमारी काम करती है। तो किस किस पे बेसिस, दैट इज ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये पंचायत सिस्टम क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि कैसे नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। हमारी काफी सारे ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि ऐसा दिल्ली पंचायती सिस्टम है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेट में क्या है, अपने पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, मोर देन 2 मिलियन लोगों को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि पंचायत सिस्टम क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। एवरी पंचायत कैन कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। यानी कि जो भी फर्स्ट मीटिंग होती है उसके बाद जो है 5 साल जो है वो क्या करते हैं, रूल करते हैं। So that's it for today.